हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के वीडियो में हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। जब हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली हमारे आसपास, बिजनेस के आसपास जितने भी फैक्टर्स है, फोर्सेस है, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट जब हम लोग इन फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उससे पहले कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। चैप्टर का नाम तो पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम बिजनेस एनवायरनमेंट है तो उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं तो बिजनेस तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। बिजनेस का मतलब क्या होता है, हम लोग गुड्स में डील कर रहे हैं या फिर सर्विसेज में डील कर रहे हैं और हमारा इंटेंशन क्या है, टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट। सो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू अर्न मनी इज अवर इंटेंशन। बहुत सिंपल चीज है। जब मैं एनवायरनमेंट की बात करता हूं तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो हम लोग ये चैप्टर में बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब बिजनेस के आसपास जितने भी फैक्टर्स है, फोर्सेस है, इंस्टीट्यूशन है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। बेसिकली हम लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे जो पार्ट कंसीडर करने वाले हैं वो कौन सा पार्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग। Business environment refers to the forces, factors, individuals, and institutions which are outside the control of business enterprise. ये जितनी भी चीजें हैं, फैक्टर्स है, फोर्सेस है, इंस्टीट्यूशन है, ये सब कुछ हमारे बिजनेस के बाहर है और हमारे कंट्रोल के भी बाहर है। क्या हम लोग इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। बट हाँ, इन सब चीजों का डेफिनेटली मेरे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आएगा ही आएगा। इनकी वजह से या तो मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव होने वाला है या फिर मेरा परफॉर्मेंस शायद खराब हो जाएगा। तो हम लोग ध्यान रखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। फैक्टर्स, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स which are outside the business enterprise but may have an impact on the business enterprise। यहां पे हम जब फैक्टर्स की बात करते हैं, फोर्सेस की बात करते हैं, तो कौन से फैक्टर्स की बात की है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सब अलग अलग फैक्टर्स है, अलग अलग फोर्सेस है जो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर्स, जिस जो कहीं ना कहीं भले मेरे बिजनेस के बाहर बट इंपैक्ट तो कर रहा है। तो इसका मतलब ये सब कुछ क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। और जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं ना तो हमको एक और टर्म के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा टर्म है वो, तो वो है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में पता होना चाहिए। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब है मैं कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को स्कैन कर रहा हूं, मॉनिटर कर रहा हूं। अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि मार्केट में क्या चल रहा है। जब भी मैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग करता हूं, मार्केट को मॉनिटर करता हूं, तो मुझे दो चीजों के बारे में पता चलता है, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। मतलब मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती है या फिर जो थ्रेट एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है फेवरेबल कंडीशन, जो चीज हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है। एंड थ्रेट की जब मैं बात करता हूं तो थ्रेट का मतलब क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन। तो हम लोग टाइम टू टाइम एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे जिसकी मदद से हमको अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में क्या होता है, पता चल जाता है। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। यहां तक पहले सबको मीनिंग क्लियर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमने मीनिंग तो देख लिया है। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट इज टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस जितने भी है, जैसे अभी हमने देखा था, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सभी फैक्टर्स और फोर्सेस को ऐड करते हैं ना, तब जाके क्या बनता है, बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। और इसीलिए क्या वर्ड यूज किया गया है, टोटलिटी। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, सब एक्सटर्नल फोर्स को हमने मिलाया, तब जाके क्या बना है, बिजनेस एनवायरनमेंट बना है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में ना दो अलग अलग चीजें होती है, एक स्पेसिफिक फोर्स और एक जनरल फोर्स। जब मैं स्पेसिफिक फोर्स की बात करता हूं तो ये ऐसी चीजें हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ
हमारे ही बिजनेस को इंपैक्ट करने वाली है, मार्केट में किसी और को इंपैक्ट नहीं होने वाला इसकी वजह से। सिंपल एग्जांपल, कस्टमर्स। आप मेरे कस्टमर हो, आपने मुझसे प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर दिया, किसको इफेक्ट आएगा? सिर्फ मुझे आएगा। क्या मार्केट में किसी और को फर्क पड़ता है? नहीं। नेक्स्ट, सप्लायर। आप लोग सप्लायर हो, आपने मुझे गुड सप्लाई करना बंद कर दिया, अगेन इंपैक्ट किसके ऊपर आने वाला है? सिर्फ मेरे बिजनेस के ऊपर। आप लोग इन्वेस्टर हो, आपने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, अगेन इंपैक्ट किसके ऊपर आ रहा है? सिर्फ मेरे ऊपर। तो अगर स्पेसिफिकली सिर्फ हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट आ रहा है तो वो कौन से फोर्सेस है? स्पेसिफिक फोर्सेस। लेकिन अगर मार्केट में हर किसी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, हर बिजनेस पे इंपैक्ट आ रहा है, तो वो क्या है? जनरल फोर्स है। सिंपल एग्जांपल, लीगल फैक्टर। गवर्नमेंट ने अगर टैक्स का रेट चेंज किया है तो ऑब्वियस बात है सिर्फ मेरे लिए चेंज नहीं किया है, पूरे मार्केट के लिए चेंज किया है, तो वो बेसिकली क्या है? जनरल फोर्स है। तो याद रखेंगे दो फोर्सेस है, फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक, सेकंड वन इज जनरल। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, इंटररिलेटेडनेस। अब इंटर रिलेटेड मतलब ये जितने भी फैक्टर्स है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है। वन फैक्टर डिपेंड्स ऑन अनदर फैक्टर, चेंज इन वन फैक्टर लीड्स टू चेंज इन अनदर फैक्टर। एक की वजह से दूसरे पे डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा ही आएगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, चेंज इन पॉलिटिकल फैक्टर लीड्स टू चेंज इन लीगल फैक्टर। अगर पॉलिटिकल फैक्टर में चेंज आ रहा है ना तो उसकी वजह से लीगल फैक्टर में भी क्या होगा? चेंज आएगा। जैसे सिंपल मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अभी बीजेपी है, सपोज करो बीजेपी की जगह कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती है, टैक्स का रेट भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। कांग्रेस बोलेगी कि यार पहले ये रेट था, नहीं अब हम इसको चेंज कर देंगे। तो अगर पॉलिटिकल फैक्टर में चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली लीगल फैक्टर में भी चेंज आ सकता है। इसीलिए क्या बोला जाता है? इंटर रिलेटेड बोला जाता है। नेक्स्ट, अनसर्टनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? अनसर्टन है, मतलब एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना कि क्या होने वाला आगे जाके वो पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। स्पेशली फैशन इंडस्ट्री में सोच के देखो, कपड़ों के केस में सोच के देखो, जीन्स है ना तो हर थोड़े टाइम में कुछ नया ट्रेंड आता है। जब एक मूवी आई थी राउडी राठौड़, तब उस टाइम पे ट्रेंड आया, कलरफुल जीन्स पहनते थे सब लोग, पिंक येलो ग्रीन इस तरह की जीन्स पहनते थे। उसके बाद एक ट्रेंड आया लो वेस्ट, उसके बाद एक ट्रेंड आया बलून फिट। फैशन इंडस्ट्री हर थोड़े टाइम में चेंज आता है, डायनेमिक है वो। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, आईटी इंडस्ट्री बहुत जल्दी चेंज आता है उसके अंदर भी। तो हम लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं है ना ये चीजें अनसर्टन है, और चीजें कंटिन्यूसली क्या होती है? चेंज भी होती है। बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर चेंज आ रहा है तो मुझे भी उन चेंजेस को क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना होगा। अगर मैं उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मेरे बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, तो क्या मेरा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक के लिए चल सकता है? नहीं, वो चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसको समझना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। अगर मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट आ रहा है तो एक्यूरेटली पता करना कि ये इंपैक्ट किस चीज की वजह से है। इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, किसकी वजह से? तो ये एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना हमारे लिए क्या हो जाता है? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, हम इतनी आसानी से पता नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट, रिलेटिव, जिसको रिलेटिविटी भी बोला जाता है। मतलब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशंस अलग है और यूएस में पॉलिटिकल कंडीशंस अलग। हमारे वहां पे साड़ीज की डिमांड है, लेकिन क्या वही फ्रांस में या कोई और फॉरेन कंट्री में साड़ीज की इतनी डिमांड होगी? नहीं। तो जैसे जैसे प्लेस चेंज होती है वैसे वैसे बिजनेस एनवायरनमेंट भी चेंज होगा। तो याद रखेंगे ये क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे सभी फीचर्स कंप्लीट होते हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहां तक पहले सबको क्लियर होना चाहिए। चलो फीचर्स देख लिए हैं, अब फीचर्स के बाद नेक्स्ट हम लोग कंसिडर करेंगे इंपॉर्टेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना? हम लोग क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे? तो उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया है, enables the firm to identify the opportunities and get first mover advantage। अगर तुम लोग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहते हो, तो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करो? एनालाइज करो, स्कैन करो। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं इसका, मारुति सुजुकी सबको पता है।
अब बहुत टाइम पहले उन्होंने एक सर्वे किया, एक एनालिसिस किया। अब उन्होंने ऐसा नोटिस किया कि इंडिया में यार स्मॉल कार नहीं है, फ्यूल एफिशिएंट कार, स्मॉल कार फॉर स्मॉल फैमिलीज। तो उन्होंने मारुति सुजुकी मारुति 800 लॉन्च की एंड सुपर सक्सेसफुल कार, बहुत अच्छी थी, आज के टाइम में भी कहीं ना कहीं हमें देखने मिल जाएगी डेफिनेटली। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, उन्हें पता था कि मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो हम उस चीज को सेल करेंगे। फर्स्ट मूवर एडवांटेज सबसे पहले उन्होंने शुरू किया इस चीज को, और उसका बहुत फायदा भी मिला। उन्होंने अच्छे खासे स्केल पे उस कार को सेल भी किया है। तो अगर हम लोग एनवायरमेंट को स्कैन करते हैं तो ऑब्वियस बात है ये एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट वन, helps the firm to identify the threats and early warning signal। आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल की बात की है। अगर मैं एनवायरनमेंट को स्कैन करता हूं ना, तो मुझे कोई भी थ्रेट है, अगर कोई खतरा है, तो उसके बारे में पहले ही पता चल जाता है। कोई सिग्नल है तो पहले मिल जाता है वार्निंग के लिए। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं इंडियन कंपनी हूं, इंडिया में काम कर रहा हूं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हमारे वहां पे एंटर कर रही है, मुझे पता चल चुका है कि यार कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, मैं पहले से ही क्या करूंगा, तैयारी करके रखूंगा। प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर दूंगा ताकि कम प्राइस में सेल कर सकूं प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी कर दूंगा। एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग में जाऊंगा, हो सके उतना ज्यादा एडवर्टाइज करूंगा मैं अपने प्रोडक्ट को। अपने आप मुझे क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो ये कब पॉसिबल है, जब मैं एनवायरनमेंट को स्कैन करूंगा। तो थ्रेट के बारे में पहले ही पता चल गया, पहले ही पता चल गया कि ऐसी कोई मल्टीनेशनल कंपनी आने वाली है, वार्निंग मिल चुकी थी, तो अकॉर्डिंगली मैंने काम करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कहां पे है और उसको असेंबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेसमैन हमेशा क्या करता है, मार्केट में जिस चीज की डिमांड है पहले वो एनालाइज करता है। सपोज करो मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि यार मार्केट में आज के टाइम में टीवी की डिमांड है, टेलीविजन की डिमांड है। अब वो टेलीविजन में पहले ऐसा होता था ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर कलर टीवी का ट्रेंड आया, फिर एलसीडी, फिर एलईडी, आज के टाइम में तो प्रोजेक्टर्स का भी ट्रेंड है। तो बेसिकली अगर आज के टाइम के मैन्युफैक्चरर्स की बात करता हूँ, तो वो लोग रिसोर्सेज अगर ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, तो किस चीज के लिए इनपुट लेंगे वो लोग, कौन सी चीज के लिए? वो लोग एलसीडी या एलईडी के लिए लेंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मार्केट में यही आउटपुट चल रहा है। तो जो आउटपुट चलेगा उसी के लिए पहले मैं इनपुट लेके आऊंगा, और फिर अकॉर्डिंगली क्या करने वाला हूं, आउटपुट बना के मार्केट में सेल करूंगा। तो रिसोर्सेज को असेंबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को बना पाएंगे और सेल कर पाएंगे। नेक्स्ट, हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विथ रैपिड चेंजेस। एडजस्ट करने में भी वही मदद करता है, अगर चेंजेस को एक्सेप्ट करना है तो। मार्केट में कंटिन्यूस बेसिस पे चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ना, तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कभी भी। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, नोकिया। कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि हर कंपनी एंड्रॉइड में चली गई, नोकिया ने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट नहीं किया। वो किस चीज के साथ आया था, विंडोज फोन के साथ आया, लेकिन वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आप उस चीज को सर्वाइव नहीं कर सकते कभी भी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करो, देखो कि क्या चेंज है, और उस चेंज को हम हमारे बिजनेस में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ही हम मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अगर मुझे कोई प्लान बनाना है, मुझे कोई पॉलिसी बनानी है, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना होगा, मुझे डेफिनेटली पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना है। हमारे वहां पे अगर मैं बोलता हूं आईटीसी कंपनी है, तो आईटीसी कंपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करती है। उन्होंने देखा कि इंडिया में ट्रैवल और टूरिज्म का बहुत स्कोप है, उन्होंने उसमें भी एंटर कर दिया, ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में भी एंटर किया। अकॉर्डिंगली प्लान बनाया, पॉलिसी बनाई, और वो लोग सक्सेसफुल भी हो गए। तो अगर आप लोग अपने बिजनेस के लिए प्लान बनाना चाहते हो, पॉलिसी बनाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना होगा, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है ना, तो भी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करो, एनवायरनमेंट के हिसाब से चलो। सिंपल एग्जांपल देता हूं, एक्सिस बैंक है या आईसीआईसीआई बैंक है, इन सब की सर्विस देखो बहुत अच्छी है। ये लोग सिंपल चीज बोलते हैं कि अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, आप घर बैठ के भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, ऑनलाइन ओपन करो अकाउंट, या फिर आप फोन करो, बैंक के जो एम्प्लॉइज है ना, वो भी आपके घर पे आ जाएंगे। वो भी बेसिकली क्या कर सकते हैं, आपके घर पे आके अकाउंट ओपन करके जाएंगे। इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं।
उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को क्या किया है, डे बाय डे इंप्रूव किया है, गुडविल को बिल्डअप किया है। सो बेसिकली अगर हम लोग एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे तो डेफिनेटली ये एडवांटेजेस हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसीलिए बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी पॉइंट्स है पहले यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। सो अब इंपॉर्टेंस के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं, दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस है, जो मेजर मेजर पार्ट्स है हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक मैं आपको सिर्फ नाम बोल रहा था, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इस तरीके से। लेकिन अब हर चीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें सबसे फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं, हमें दिया है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जब मैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करता हूं तो याद रखेंगे ये ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब वेल्थ से रिलेटेड है। हमारी इकोनॉमी में किस तरह से वेल्थ को प्रोड्यूस किया जाता है, किस तरह से वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये सारी चीजें देखते हैं हम लोग। सो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कौन सी चीजें आ सकती है पैसों से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड। फर्स्ट इज नेशनल इनकम। हमारे कंट्री की जो नेशनल इनकम है, जो शायद हम लोग जीडीपी भी बोल सकते हैं एक बार के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। सेकेंड, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब हम लोग टैक्स पे करने के बाद और सब कुछ पे करने के बाद हमारे पास जो बच गया उसकी बात की है, तो डिस्पोजेबल इनकम भी आ गई हमारी यहाँ पे। मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो अच्छी बात है, क्योंकि हाउसिंग लोन और ये सब चीजों की डिमांड बढ़ेगी। इंटरेस्ट कम है ना तो लोग लोन लेना शुरू करेंगे, अच्छी बात है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। इन्फ्लेशन रेट कितना है मार्केट के अंदर, अगर इन्फ्लेशन है ना तो प्राइसेस बढ़ेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगा। और अगर इन्फ्लेशन रहा, प्राइस बढ़ रहा है, उसका मतलब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना उसकी कॉस्ट भी क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। तो ये सब चीजें किसका पार्ट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो याद रखेंगे हम लोग एग्जाम में जब लिखते हैं तो तीन चार चीजें बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 पॉइंट होने चाहिए। तीन चार चीजें लिखो, जैसे जीडीपी बोला मैंने आपको, उसके बाद पर कैपिटा इनकम या फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, उसके बाद इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट। तो बेसिकली तीन चार पॉइंट्स हमारे लिए इनफ है जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज द सोशल एनवायरनमेंट। जब मैं सोशल एनवायरनमेंट की बात करता हूं तो उसका मतलब हमारे वहां पे जो भी कस्टम्स है, वैल्यूज है, बिलीफ है, ट्रेडिशन चलता आ रहा है इतने टाइम से, उन सब चीजों की बात की है। ये सब चीजें भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का लेवल बहुत चेंज हो चुका है, पहले अलग था, आज के टाइम में अलग है। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के लिए ऐसा माना जाता है कि जॉब रिजर्वेशन होनी चाहिए, सब होना चाहिए ना। रोल ऑफ वुमेन, वुमेन का रोल चेंज हो चुका है, आज के टाइम में उन लोगों को भी मेल के साथ इक्वल माना जाता है, मेल फीमेल को इक्वल मानते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, स्टेटस ऑफ वुमेन जो है ना वो चेंज हो चुका है, पहले अलग था, आज के टाइम में अलग है। अगर कोई फेस्टिवल्स होते हैं ना तो भी चेंजेस आते हैं। देखो दिवाली, क्रिसमस, ईद, इन सब चीजों के टाइम, ये सब जब फेस्टिवल्स आते हैं तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, स्वीट्स की डिमांड बढ़ जाती है, क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल एनवायरनमेंट है, सोशल फैक्टर्स है, जिसकी वजह से भी हमारे बिजनेस पे डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा ही आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि इंपैक्ट ना आए। नेक्स्ट, जॉइंट फैमिली सिस्टम। पहले के टाइम में ऐसा होता था, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, लेकिन आज के टाइम में क्या ऐसा होता है, अब देखो धीरे धीरे जॉइंट फैमिली सिस्टम कम होते जा रहा है, इसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। तो ये ऐसे फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात की है, मतलब हमारे वहां पे जो गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक अगर गवर्नमेंट आती है तो वो कितने टाइम तक स्टेबल रहती है, वो जो पॉलिटिकल लीडर है उसका एटीट्यूड कैसा है किसी चीज को लेके, वो लोग कौन सी स्कीम लेके आते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है स्वच्छ भारत अभियान, बीजेपी गवर्नमेंट स्वच्छ भारत अभियान लेके आई थी। तो ये सब चीजें भी देखते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से फ्रेम किया गया है, वो सब चीजें हम लोग देखते हैं किसके अंदर, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। कितने टाइम तक एक पॉलिटिकल पार्टी कंटिन्यू रहती है हमारे वहां पे, जैसे सपोज 5 साल है या जो भी टाइम पीरियड। तो ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है जो मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट लेके आ सकती है। नेक्स्ट, लीगल एनवायरनमेंट। ऑब्वियस बात है, लीगल एनवायरनमेंट, द रूल्स एंड रेगुलेशंस।
लीगल एनवायरमेंट को रेगुलेटरी एनवायरमेंट भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे हम लोग? रेगुलेटरी एनवायरमेंट भी बोल सकते हैं। सो लीगल एनवायरमेंट के अंदर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं, गवर्नमेंट के कोई जजमेंट है, कोर्ट के जजमेंट है, कोई कमीशन जो है उसका अगर कोई से फॉर एग्जांपल जजमेंट है, ये सब चीजें देखेंगे। बहुत सारे अलग अलग लॉ बने हुए हैं इंडिया में। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, लेबर लॉ बने हुए हैं, बोनस एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, मैटरनिटी एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट। इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं ना, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उन रूल्स को फॉलो करूं। उसके बिना मार्केट में नहीं रह सकते, काम ही नहीं कर सकते। तो ये लीगल एनवायरमेंट है। एंड लास्ट वन, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। जब मैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट की बात करता हूं, तो टेक्नोलॉजी भी मेरे बिजनेस को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। देखो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कितनी स्पीड से आ रहे हैं, हर चीज में टेक्नोलॉजी इंपैक्ट करती है। रोबोट्स का यूज होने लगा हर चीज में। हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, बेसिक बेसिक पहले कार्बन पेपर का यूज होता था, अब फोटोकॉपी का यूज होता है, जिसको हम लोग कई बार जेरोक्स भी बोलते हैं। उसके बाद जब मैं टीवी की बात करता हूं, तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर कलर टीवी, फिर एलसीडी, फिर एलईडी। पहले हम लोग कंप्यूटर पे थे, फिर लैपटॉप पे आ गए, टैब पे आ गए, मोबाइल्स पे आ गए। किस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। वॉच के केस में अगर मैं बात करता हूं, तो पहले सिंपल वॉच आती थी, अब स्मार्ट वॉच आने लग गई है। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज आएगा। आज के टाइम में मुझे प्रोडक्ट सेल करना है, मैं टेक्नोलॉजी की मदद से सेल कर सकता हूँ या बाय कर सकता हूँ। मूवी देखने जाना है ना, तो ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हो तुम लोग उस चीज के लिए। तो ये सब कुछ किसकी मदद से है? टेक्नोलॉजी की मदद से है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो ये भी किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है? डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। तो ये चीज हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ये अलग अलग डायमेंशन है जो हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब डायमेंशंस तो हमने देख लिए। अब एक थोड़ा सा नया टॉपिक है हमारे लिए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके देख रहे हैं हम लोग ये टॉपिक, विच इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, बेसिकली जो 1991 में हम लोगों ने फॉलो की थी, जिसको एलपीजी मॉडल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एलपीजी मॉडल। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तीन अलग अलग चीजें थी। अब ये एलपीजी मॉडल क्या था, क्या अलग अलग चीजें इंडियन गवर्नमेंट ने अप्लाई की थी, वो देखते हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लिबरलाइजेशन को। लिबरलाइजेशन मतलब कहीं ना कहीं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसको थोड़ा सा लिबरल कर दिया था। मतलब जो लाइसेंसिंग सिस्टम था, जो लाइसेंस राज था, उसको हटा दिया था। मतलब अब हर चीज के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन बोलते हैं। इन सब चीजों की वजह से याद रखना, एलपीजी की वजह से हमारी इकोनॉमी पे बहुत मेजर इंपैक्ट आया था। बिजनेसेस को बहुत अच्छा फायदा भी हुआ था कहीं ना कहीं। अब देखते हैं लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें बोली थी। फर्स्ट वन, एबोल्यूशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू। हर चीज के लिए लाइसेंस लेना ही नहीं है, सिलेक्टेड चीजों के लिए लाइसेंस लेना है। जैसे अगर सपोज आपको फार्मास्यूटिकल में जाना है, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाकी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, सिलेक्टेड चीजों के लिए लाइसेंस चाहिए। नेक्स्ट, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस एक्सपांड करना है या कॉन्ट्रैक्शन में जाना है ना, तो पहले उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन अब उसको हटा दिया है। आप जितना एक्सपांड करना चाहते हो एक्सपांड करो, जितना स्मॉल स्केल पे लेके आना है स्मॉल स्केल पे लेके आ सकते हो, आपकी इच्छा। गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। जो गवर्नमेंट का अननेसेसरी कंट्रोल था, कुछ चीजों के ऊपर बहुत टैक्स इन्होंने लगा के रखा था, वो सब कुछ रिड्यूस कर दिया। अच्छी चीज है। कंट्रोल नहीं होगा तो काम करने में भी मजा आएगा, मैं आसानी से बिजनेस कर सकता हूं, इंटरफेरेंस नहीं है। लिबरलाइजेशन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मुझे अगर दूसरी कंट्री के साथ डील करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, तो भी कर सकता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई वहां पे भी लिबरलाइजेशन, रूल्स को वहां पे भी हमने क्या कर दिया है? लिबरल कर दिया है। नेक्स्ट, इजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल लेके आना ना, तो उसकी प्रोसीजर उन्होंने एकदम सिंपल कर दी थी। मतलब बहुत आसानी से हम लोग फॉरेन कैपिटल को भी क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉरेन कंपनीज यहां पे इन्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट, फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है हमारे लिए। मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
मूवमेंट पे, जहां गुड्स लेके जाने हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कर सकते हो। एंड लास्ट, फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स। मतलब अब आप लोग अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करो, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज में आती है, उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इंटरवेन करती है। बाकी अदर देन दैट आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपके ऊपर है, आपको जो प्राइस डिसाइड करना है उस प्राइस पे आप लोग कमोडिटी को आसानी से सेल कर सकते हो। तो बेसिकली ये ऐसी चीजें हैं जो लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने बताई थी हमें। तो एलपीजी मॉडल में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा है, लिबरलाइजेशन की बात की है। नेक्स्ट वन, प्राइवेटाइजेशन। जब हम लोग प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ओनरशिप चेंज कर रहे हैं। यहां पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब पब्लिक सेक्टर के शेयर्स धीरे धीरे किसको सेल कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को सेल कर रहे हैं। अगर मैं पब्लिक सेक्टर के शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दूंगा तो अपने आप ओनरशिप चेंज हो जाएगी ना। अब पब्लिक सेक्टर की जगह ओनर कौन बन चुका है, प्राइवेट सेक्टर। बट अच्छी बात है, ये क्यों किया गया था, तो उसका सबसे सिंपल रीजन था, प्राइवेट सेक्टर है ना, प्रॉफिट के लिए काम करता है, और पब्लिक सेक्टर किसके लिए काम करता है, वेलफेयर के लिए। जब ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास होगी तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि वो लोग पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर पैसा कमाने के लिए वो काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी अच्छी ही होगी। तो ये बेसिकली इंटेंशन ही वो था कि यार एक काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप दे देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट होने लगेगा और एफिशिएंसी भी बढ़ने लगेगी। एंड सेकेंड, सेटिंग अप ऑफ द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको BIFR बोला जाता है। क्या बोलते हैं, BIFR, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल एंड बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये एक अथॉरिटी सेटअप की थी, एक बोर्ड सेटअप किया था, किसके लिए, तो सिक यूनिट्स के लिए। मतलब ऐसे बिजनेस जो ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं सालों से, हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई उन बिजनेस को हम लोग क्या करेंगे, रिवाइव करेंगे, लॉस मेकिंग से कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेकिंग में लेके आने वाले हैं। सो हमने बोर्ड सेटअप किया था, क्या है उसका नाम, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। जो भी बिजनेस लॉस में है उससे उसको प्रॉफिट में लेके आना है, इसीलिए बोला जाता है रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स। सिक यूनिट्स मतलब जो सालों से लॉस में चल रहे हैं। ये प्राइवेटाइजेशन है। पहले हमने क्या देखा, लिबरलाइजेशन, बाद में क्या देखा, प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब अब आपकी जो इकोनॉमी है वो फ्री इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी, जिसके साथ ट्रेड करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, कोई टेंशन नहीं है, आसानी से ट्रेड कर सकते हो। इसीलिए हम लोग देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन में सबसे फर्स्ट इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। इंपोर्ट करना है, आसानी से इंपोर्ट करो, बहुत रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां पे भी लिबरलाइजेशन, रूल्स को लिबरल कर दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट, फेरा वॉज रिप्लेस्ड बाय फेमा। ये जो पहले जो रूल था ना, पहले जो एक्ट था वो क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। लेकिन उस फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को हटा दिया गया और उसकी जगह पे नया लॉ लेके आ गए, जिसको बोला गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कौन सा लॉ था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट था। मतलब हमारा इंटेंशन जो है ना, अब किस चीज के ऊपर है, रेगुलेटर प्लस फैसिलिटेटर। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ रेगुलेटर की तरह काम कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग रेगुलेटर के साथ फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं। कौन, गवर्नमेंट। मतलब अब रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अगर आपको मदद चाहिए तो गवर्नमेंट आपकी मदद भी कर रही है। नेक्स्ट, रैशनलाइजेशन ऑफ द टेरिफ स्ट्रक्चर। मतलब जो टेरिफ स्ट्रक्चर, जो टैक्स स्ट्रक्चर था ना, उसको भी प्रॉपर बना दिया था, इस तरीके से कि भाई किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, आसानी से वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, बेनिफिट मिलना चाहिए। एबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई थी। हाँ, कुछ सिलेक्टेड चीजें ऐसी है जिसके ऊपर आज भी एक्सपोर्ट लगता है। अप्रोक्सीमेटली 49 कमोडिटीज आज भी ऐसी है जिनके ऊपर कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ड्यूटी है। बट हाँ, पहले बहुत ज्यादा कमोडिटीज थी तो उन सब के ऊपर से इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। एंड नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंपोर्ट ड्यूटी भी क्या कर दी है, कम कर दी है। पहले जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो काफी ज्यादा थी, और अब जो इंपोर्ट ड्यूटी हो चुकी थी वो कम हो चुकी थी। तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन। तो याद रखेंगे, हमने तीन चीजें देखी है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। पहले तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यहां तक सबको क्लियर होनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो अब इसके कुछ इंपैक्ट देखते हैं हम लोग, इंपैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज।
मतलब हमारे बिजनेस पे किस तरह से इसका इम्पैक्ट आया है वो एक बार देखते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें दिया है इंक्रीजिंग कंपटीशन। ऑब्वियस बात है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि अब हम लोग सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मतलब एमएनसी फॉरेन कंपनीज भी हमारी कंट्री में आ रही है। तो अब हमारा सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है। तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आपको सर्वाइव करना है तो ऑब्वियस बात है आपको बेस्ट क्वालिटी ही क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। ऑब्वियसली पहले है ना, इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले 1991 से पहले प्रोड्यूसर सिलेक्टेड थे, गिने चुने प्रोड्यूसर्स थे। ये लोग जो बना रहे हैं वो ही आपको लेना है, वेराइटी नहीं। लेकिन 1991 के बाद तो प्रोड्यूसर्स बहुत सारे बढ़ गए, बहुत सारे बिजनेसमैन आ गए मार्केट में। और अगर इतने सारे प्रोड्यूसर्स है, इतने सारे बिजनेसमैन है मार्केट में, तो ऑब्वियस बात है सामने मुझे भी क्या करना पड़ेगा, मुझे उतनी वेराइटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वरना मैं मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। तो प्रोड्यूसर्स इतने सारे हैं, वेराइटी देनी पड़ेगी। कस्टमर्स को दिख रहा है कि यार इतने सारे लोग हैं, मैं जैसा प्रोडक्ट बोलूंगा ना वैसा ही आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो कोई और बिजनेसमैन प्रोवाइड करेगा। कस्टमर्स की डिमांड क्या होने लगी, बढ़ने लग गई थी। नेक्स्ट, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जो टेक्नोलॉजी ना वो चेंज हो रही थी, बहुत फास्ट चेंज हो रही थी। और अगर इतने ज्यादा कंपटीशन में मुझे सरवाइव करना है तो एक सिंपल चीज है, मुझे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं करता हूं तो ऑब्वियस बात है मैं आगे सर्वाइव भी नहीं कर पाऊंगा, प्रैक्टिकली मेरे लिए वो चीज पॉसिबल नहीं है। सो टेक्नोलॉजी ऑब्वियस बात है इंपॉर्टेंट है, हम उसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट, नेसेसिटी फॉर चेंज। यस, ये भी है। चेंज, अगर मार्केट में चेंज आ रहा है तो मैं भी अपने बिजनेस में चेंज करूंगा। अगर मैं अपने बिजनेस में चेंज नहीं करता, मार्केट के हिसाब से नहीं चलता, तो ऑब्वियसली मेरा बिजनेस भी चलने वाला नहीं है। तो अगर मार्केट में चेंज आया है तो मुझे मेरे बिजनेस में भी क्या करना होगा, चेंज करना होगा। नेक्स्ट, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। मतलब मुझे क्या करना है, कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेस को डेवलप करना पड़ेगा। पहले के टाइम में जो इनएडिक्वेट जो पर्सनल थे, जो मतलब ट्रेंड स्टाफ नहीं था, वो भी काम कर रहा था। लेकिन अब नहीं चलेगा। अब तो मेरे वहां जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो स्टाफ है, मुझे क्या करना होगा, उसे कंपल्सरीली ट्रेन करना होगा। अगर मैं उनको ट्रेन नहीं करूंगा ना तो मेरा बिजनेस ही नहीं चलेगा। मुझे एकदम क्वालिफाइड ट्रेंड स्टाफ चाहिए। तो ये फर्क आ चुका है, पहले शायद इतना अच्छा स्टाफ नहीं होता था तो भी बिजनेस चल जाता था, लेकिन आज के टाइम में वो चीज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन मतलब अगर देखा जाए ना तो फर्क क्या था, पहले कहीं ना कहीं सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे। सेलिंग कॉन्सेप्ट मतलब प्रोडक्ट बनाओ और बेचो, बस और कुछ नहीं। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आज के टाइम में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। पहले कस्टमर की नीड्स, वांट्स, उनका टेस्ट और प्रेफरेंस, उसके बारे में पता करो, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ, और फिर वैसा ही प्रोडक्ट उनको क्या करो, सेल भी करोगे तुम लोग। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं हमारे लिए। सो मार्केट ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले रिसर्च करेंगे कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, और फिर उनको वैसा प्रोडक्ट क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, जो आज के टाइम में होता भी है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। सो यहाँ पे पहले जब पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं ना, अगर उनको लॉस होता था ना तो उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता था। उस लॉस को कौन सेट ऑफ कर रहा है, गवर्नमेंट। लॉस को कौन बेयर कर रहा है, गवर्नमेंट बेयर कर रही है। उन्होंने स्पेशल फंड अरेंज करके रखे थे इस चीज के लिए। लेकिन अब वो चीज नहीं है। अब तो प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ चुका है, डिसइन्वेस्टमेंट, कि अगर पब्लिक सेक्टर लॉस में चल रहा है तो उसकी ओनरशिप ही ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ओनरशिप किसके पास चली जाएगी, प्राइवेट सेक्टर के पास। कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इम्पैक्ट है ये अच्छे ही हैं, पॉजिटिव है हमारी कंट्री के लिए। एंड लास्ट, एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। मतलब ऐसा भी था कि बहुत सारे लोगों ने इस इंटरनेशनल कंपटीशन में, जो कंट्री लेवल पे है, वर्ल्ड लेवल पे है, लोगों ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। यार डोमेस्टिक लेवल पे तो ठीक है, साथ साथ में एक्सपोर्ट भी करेंगे हम लोग। उसकी वजह से बहुत अच्छा खासा अर्न किया है, प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस को ग्रो किया है लोगों ने। और हमारी कंट्री को भी बेनिफिट मिला है, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारी कंट्री को क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगी। सो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी। बट हम लोग देख सकते हैं मैक्सिमम जितने भी इम्पैक्ट है
वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, मतलब हमारी कंट्री के लिए तो बेनिफिट ही है, कुछ लॉस नहीं है हमको। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ तक पहले सबको चैप्टर क्लियर होना चाहिए। सो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।